Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we are coming up with lecture 8 of the capital gain tax. Okay, and today we will discuss short-term capital gain as per section 111A, an important section 111A. Okay, so before starting, let us take one example to make this understand better. सो अज्यूम दैट आपके पास में एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है. ठीक है, आपके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स थे, उसको आपने 12 महीने के अंदर बेचा और उससे आपको 12 लाख का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो आई होप आपको पता होता है कि इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेशन के दो स्लैब होते हैं इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए. क्या है दो स्लैब? एक है नया स्कीम, एक है ओल्ड स्कीम. ठीक है, तो अब हम इस 12 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर ओल्ड स्कीम. ओल्ड स्कीम के हिसाब से अप टू 2,50,000 रुपीज का अगर आपको इनकम होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, नील. ठीक है, नेक्स्ट 2,50,000 अप टू 5 लाख में नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% का टैक्स देते हैं, तो 5% ऑफ 2,50,000 इज 12,500. ठीक है, आप साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. 5 लाख इनकम हो गया. अब अगले 5 लाख पे 20% का टैक्स देना पड़ता है. 20% ऑफ 5 लाख इज 1 लाख. ओके, तो 10 लाख हो गया. यहाँ पे बचा कितना? 2 लाख. तो इस 2 लाख पे 30%. क्यों 30%? क्योंकि 10 लाख के ऊपर अगर इनकम जाता है तो 30% का टैक्स स्लैब है. तो 30% ऑफ 2 लाख कितना होता है? 60,000. टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 1,72,500. यहाँ पे ये एज्यूम कीजिए कि 111A जो सेक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है. ठीक है, मान लीजिए 111A में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमने विदाउट 111A टैक्स कैलकुलेट किया. कितना है? 1,72,500. अब हम जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इस सेक्शन का बेनिफिट क्या है, कितना बेनिफिट है, वो हम इस सेक्शन के थ्रू पढ़ेंगे. ठीक है, वन मोर पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको शॉर्ट में आज के दिन हम लोग बोलते हैं एसटीटी. ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा. अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता होगा कि जब आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी पे जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर एसटीटी लगता है हमारा. एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक तरह का टर्नओवर टैक्स होता है. ओके, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन करने पे ये लगता है. ये टैक्स कब आया था? 1/10/2004. सर वाई हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं? अभी रेलेवेंस है क्योंकि 1/10/2004 को ये टैक्स स्टार्ट हुआ था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. और जब ये टैक्स लगना चालू हुआ तब 111A इंट्रोड्यूस किया गया था. 111A जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. और 111 में क्या किया गया? रेट को फिक्स कर दिया 15%. कि अगर आप 111A जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप 111A आपको एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको एक रेट मिलेगा जिसको हम लोग बेनिफिशियल रेट बोलते हैं, 15%, जिसपे आपको टैक्स देना होगा. ये बेनिफिशियल कैसे है हम आगे पढ़ेंगे. तो ये डेट याद रखिए, 1 अक्टूबर 2004 को एसटीटी आया था. नाउ लेट अस स्टार्ट सेक्शन 111A. ये सेक्शन एप्लीकेबल किस पे है? ये सेक्शन एप्लीकेबल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, आई होप आपको पता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे निकलता है. मैं समराइज कर देता हूं कि 36 मंथ्स तक कोई एसेट को होल्ड करते हैं और बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म होता है, और 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है. लिस्टेड शेयर्स वगैरह के केस में 12 मंथ तक शॉर्ट टर्म होता है और 12 महीने के ऊपर होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है. अनलिस्टेड शेयर्स अनलिस्टेड शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होती है, उसमें 24 मंथ्स तक प्रॉपर्टी अगर होल्ड करके बेच देते हैं 24 महीने के अंदर अंदर तो शॉर्ट टर्म गेन होता है, और उसके ऊपर नहीं तो लॉन्ग टर्म होता है. तो आई होप ये आपको पहले से पता होगा, मैंने जस्ट यहाँ पे समराइज कर दिया है. नाउ लेट स्टार्ट. तो सेक्शन 111A एप्लीकेबल होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फ्रॉम 3 टाइप ऑफ एसेट. सिर्फ 3 एसेट पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है. पहला, इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी. दूसरा, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट. और तीसरा, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड. तो अगर इन तीनों में से किसी को बेच के अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, रिमेंबर शॉर्ट टर्म, ठीक है, और अगर इन तीनों में से किसी ट्रांजैक्शन पे एसटीटी लग जाए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो आपको एक बेनिफिशियल रेट मिलेगा 15%.
आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पे, उस शॉर्ट टर्म इनकम पे। सर ये क्या है? ट्रांजैक्शन एंटर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004। अब जैसे मैंने बताया था 1 अक्टूबर 2004 को एसटीटी आया था, उससे पहले एसटीटी था ही नहीं। तो अगर उससे पहले एसटीटी था ही नहीं तो ये बेनिफिट भी आपको कैसे मिलता? तो सिंपल में अगर बात बोले, अगर आपको इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को आप बेचते हैं और जिससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है एंड उस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है एसटीटी, तो आपको कैपिटल गेन पे कितना परसेंट टैक्स देना होगा? 15%। आई होप दिस इज क्लियर। 15%। अब देखते हैं इससे फायदा कैसे हुआ हमें। सेम एग्जांपल को फिर से लेते हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आपके पास शेयर है और अब आपको सेक्शन 111A पता है। तो अब 12 लाख की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट 2,50,000 पे टैक्स कितना होगा? नील। ये तो क्लियर हो गया। 2.5 लाख का तो एग्जेम्पशन हम ले ही लेंगे पहले ही। बचा कितना? 12 में से 2.5 गया, 9,50,000। इस 9,50,000 पे सेक्शन 111A बोलता है 15% का टैक्स पे कीजिए। 15% आप निकालेंगे 9,50,000 का तो आएगा 1,42,500। हम यहाँ पे सेस की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे 4% सेस और लगता है, उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो 1,42,500 पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कितना कितना टैक्स देना पड़ रहा था? 1,72,500। तो 111A आने से अब हमें टैक्स देना पड़ेगा 1,42,000। तो ये क्या हो गया? एक बेनिफिशियल रेट हो गया ना, 15%। तो हमें ये 15% का फायदा मिलेगा। ओके, तो 111A अगर आपसे कोई पूछे तो इट्स वेरी इजी, 15% टैक्स रेट। अब आता है एक बड़ा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब हमें पता ही होता है कि एक्ट को ओवरराइड करके एक बेनिफिट दिया जाता है। ये क्या एक्सेप्शन है? कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेबल नहीं होता है, बट फिर भी 15% का टैक्स रेट आपको मिल जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, बट ये एक्सेप्शन किसके लिए है और कब ये लगता है ये आप देखिए। नंबर 1 पॉइंट, सेल ट्रांजैक्शन ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ट्रांजैक्शन होता है और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसका पेमेंट, कंसीडरेशन पेड और पेएबल फॉरेन करेंसी में हो, फॉरेन करेंसी में, ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उस ट्रांजैक्शन पे एसटीटी नहीं लगता, बट फिर भी 15% का टैक्स अप्लाई होगा। 111A क्या बोलता है? फिर से 111A बोलता है यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग गया है तो आप पे 15% टैक्स मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ट्रांजैक्शन होता है और जिसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो उस पे एसटीटी नहीं लगता, बट फिर भी उसको 15% मिल जाएगा। ये एक्सेप्शन याद रखिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आप गूगल कर सकते हैं, ये बड़ा ही एक क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट एरिया है जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सेटअप करने के लिए बहुत सारा टैक्स बेनिफिट देता है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स जो होते हैं ये दूसरे कंपनी मतलब क्रॉस बॉर्डर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इसका आप डिटेल में गूगल में चेक कर सकते हैं। सो मूविंग नेक्स्ट, ये सेक्शन 111A जो है ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक नॉन रेसिडेंट को भी 15% वाला बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक एग्जेम्पशन अवेलेबल। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है आपको पता होगा कि 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, नील होता है। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स जो है दिस 111A बोलता है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को
रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है अपना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर अदर इनकम से कवर नहीं होता है तो 111A के कैपिटल गेन से भी ले सकते हैं। अगेन एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर आपको बेटर क्लियर होगा। देखिए, टोटल इनकम मान लीजिए आपकी 6 लाख है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से आपको हुआ 5 लाख, ठीक है। 5 लाख आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख इसमें से मान लीजिए 5 लाख प्लस 1 लाख है अदर सोर्सेस, टोटल कितना हो गया 6 लाख। तो आपकी 6 लाख की इनकम है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपकी अदर इनकम मतलब कैपिटल गेन के अलावा जो आपकी इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, जो कि यहाँ पे हमारा कम है, 1 लाख ही है हमारे पास, तो हमारा 2.5 लाख इससे पूरा कवर नहीं होगा, तो 1 लाख का तो एग्जेम्पशन में ले लूंगा, बट 1.5 लाख का जो एग्जेम्पशन है, ये सेक्शन बोलता है कि अगर आप इंडिया के रेसिडेंट है और इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आपका जो बचा हुआ बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप कैपिटल गेन से भी ले सकते हैं। मतलब जो 1.5 लाख बच गया है वो आप 5 लाख से माइनस कर दीजिए, तो अप टू 2,50,000 तो नील हो जाएगा, और बचा कितना 3,50,000 का जो कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म, उस पे आप 15% टैक्स दे दीजिए, 52,500 आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इसमें फर्क क्या है? मान लीजिए कि आप नॉन रेसिडेंट है, मान लीजिए कि आप नॉन रेसिडेंट है, तब क्या होगा, नॉन रेसिडेंट को जो 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है वो कैपिटल गेन की इनकम से नहीं मिलता। मतलब एक नॉन रेसिडेंट जो है वो 1 लाख जो अदर सोर्सेज इनकम है उससे तो एग्जेम्पशन ले लेगा, बट उसका 1.5 लाख जो बचा हुआ है वो उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई इनकम है नहीं, उसके पास सिर्फ कैपिटल गेन और अदर सोर्स है। अदर सोर्स सिर्फ 1 लाख है, वो माइनस कर लेगा, बट जो बचा हुआ 1.5 लाख है वो माइनस नहीं कर पाएगा। तो उसको बचा हुआ जो 5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर पूरा 15% देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो बेसिक एग्जेम्पशन जो अवेलेबल होता है 2.5 लाख का, वो रेसिडेंट अगर आप है तो आप कैपिटल गेन से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकम से माइनस करने के बाद कुछ अगर आपका एग्जेम्पशन बच गया है तो आप कैपिटल गेन से ले लीजिए, बट नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो फिर देखिए कि अगर आप रेसिडेंट है और आपकी 6 लाख की इनकम है जिसमें 5 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 1 लाख अदर सोर्स है, तो आप ये 1 लाख तो पहले माइनस कर लेंगे, बचा आपका 1.5 लाख, वो 1.5 लाख आप यहां से माइनस कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 3,50,000, इस पे आप 15% टैक्स दे दीजिए। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो 1 लाख तो माइनस आप कर लेंगे, बट जो बच गया आपका 1.5 लाख वो आप जो है इस इनकम से माइनस नहीं कर पाएंगे, तो आपको पूरे 5 लाख पे 15% का टैक्स देना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट को। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, चैप्टर 6A के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। 80C 80D वगैरह जो सेक्शन होते हैं ना, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम रिड्यूस आप कर सकते हैं, आप कैपिटल गेन की इनकम से उसको माइनस नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी से माइनस कर सकते हैं, सैलरी से कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से कर सकते हैं, बिजनेस इनकम से कर सकते हैं, बट इससे नहीं कर पाएंगे कैपिटल गेन की इनकम से। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस एंड्स विद द चैप्टर। नाउ जो हमने 3 कैपिटल एसेट पढ़े थे, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है वो हम जस्ट देख लेते हैं, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड एक ऐसा फंड है जो म्यूचुअल फंड के स्कीम के अंडर स्टैब्लिश किया जाता है, या इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश करती है जिसके अंदर यूलिप हो। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड एक ऐसा फंड है जो म्यूचुअल फंड की स्कीम से के अंदर स्टैब्लिश होता हो, और सेक्शन कौन सा है 23D, या फिर इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश करती है थ्रू यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब इसमें 2 केसेस आपको देखना होगा तभी वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड बनता है। 2 केस क्या है? पहला केस है कि एक फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है दूसरे फंड में, या फिर एक फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली सिक्योरिटीज में, ठीक है।
दो केस हो सकता है, आपने एक फंड सेटअप किया, वो फंड जो है वो डायरेक्टली सिक्योरिटीज नहीं खरीदता, शेयर्स नहीं खरीदता डायरेक्टली, वो क्या करता है दूसरे किसी फंड में पैसा लगाता है। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का डेफिनेशन बोलता है कि अगर आप किसी दूसरे फंड में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो कंडीशन क्या है जिससे आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड बनेंगे? कंडीशन है कि आपको 90% अपना फंड जो है दूसरे वाले फंड में इन्वेस्ट करना होगा। 100 रुपये अगर आपके पास है तो 90 रुपीज आपको दूसरे फंड में लगाना होगा, और वो दूसरे फंड का जो टोटल पैसा है उसको 90% शेयर्स, 90% पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना होगा? लिस्टेड शेयर्स में। और वो लिस्टेड शेयर्स कौन से कंपनी के होनी चाहिए? डोमेस्टिक कंपनी के। आई होप आप डोमेस्टिक कंपनी समझते हैं, जो जो इंडिया में स्टैब्लिश होता है कंपनीज एक्ट 13 के अंदर, ठीक है। तो अगर आप एक फंड है और आप दूसरे फंड में पैसा लगाते हैं तो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड कब कहलाएंगे? जब आप 90% पैसा दूसरे फंड में लगा देते हैं और वो जो दूसरा फंड है वो अपना 90% पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ऑफ लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाता है, और वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए? डोमेस्टिक। दूसरा केस, मान लीजिए आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड तब कहलाएंगे जब आप 65% अपना फंड, 65% फंड जो है कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, तब आप कहलाएंगे क्या? इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। पहले जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड था वो सिर्फ लिखा जाता था कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड इज अ फंड सेटअप अंडर अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड एट सेक्शन 23D। रिसेंटली उसमें अमेंडमेंट आया और उसमें लिखा गया कि इट ऑल्सो इंक्लूड अ फंड अंडर एस्टेब्लिश्ड बाई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी comprising of ULIP, ULIP, unit link insurance plan, which is not exempt under section 1010D। इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ, सेक्शन 1010D एक एग्जेम्पशन का सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी का पैसा अगर आपको मिलता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना, बट अगर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में, जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा, आप किसी भी साल में उस पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करते हैं वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वैसी यूलिप पॉलिसी जो है 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, इनफैक्ट आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा अगर आपको पैसा मिलता है तो, ठीक है। तो ऐसा यूलिप फंड कोई अगर स्टैब्लिश होता है, इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश करती है, तो वो भी इक्विटी फंड कहला सकता है, प्रोवाइडेड जो हमने 90% वाला जो कंडीशन पढ़ा और 65 वाला जो कंडीशन पढ़ा वो फुलफिल हो जाना चाहिए। I hope this is clear. So this was section 111A. In the next class, we will discuss section 112 relating to long-term capital gain. If you have any doubt, please do write me. Thank you.